कॉन्स्टिट्यूशन के 5th पार्ट का यूनियन जुडिशरी का सेकंड पार्ट वीडियो। According to which article of the Constitution of India the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India? इंडिया की टेरिटरी में जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर्ड होगा वो सभी कोर्ट पर एप्लीकेबल होगा इंडिया के अंदर। ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 141। नेक्स्ट, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग। जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिक्लेयर किए हैं वो सभी कोर्ट पर बाइंड होंगे इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ कोर्ट से क्या मीनिंग है? यहाँ पर कोर्ट से क्या मीनिंग है? ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जितनी भी कोर्ट्स हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के सब पर बाइंड होंगे। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया इज आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस होता है जिसे रेशियो डेसिडेंडी भी कहते हैं। और इसमें फैक्चुअल पॉइंट्स ऑफ रीजनिंग होते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स ऑफ लॉ और फैक्ट इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी लॉ और फैक्ट के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है तो वो सुप्रीम कोर्ट देते हैं। नेक्स्ट, इन विच केस क्यूरेटिव पिटीशन वाज इन्वॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्यूरेटिव पिटीशन का इवोल्यूशन कब हुआ था? रूपा अशोक हुर्रा के केस में। इसमें जो है ना अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में पूरे केस के जजमेंट के बाद क्यूरेटिव पिटीशन लगाई थी, जबकि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स का जजमेंट आ चुका था। इसमें जो है दो चीज़ें निकल कर आई थी। एक तो ये अवॉइड ए मिस कैरेज ऑफ जस्टिस और दूसरा प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ क्यूरेटिफिकेशन। इस क्यूरेटिव पिटीशन इस केस में इसीलिए लगवाई थी। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 आर्टिकल विद लिस्ट 2 जिसमें की पावर्स हैं एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आर्टिकल 129 पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करता है जिसमें स्टेट मैटर और गवर्नमेंट मैटर सॉल्व होते हैं। और आर्टिकल 132 एपिलेट जुरिडिक्शन की बात करता है। आर्टिकल 136 अपील बाई स्पेशल लीव की बात करता है जिसे SLP कह देते हैं। कोई स्पेशल कोई लीव पिटीशन हो, स्पेशल लीव पिटीशन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, in which one of the following cases has the Supreme Court observed that judicial review is a basic structure of the Constitution? इनमें से कौन से केस में यह ऑब्जर्व किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है? एल चंद्रा कुमार के केस में ये फाइंड हुआ था। इसमें जो है ये बताया गया था कि ट्रिब्यूनल्स को कोई जुडिशियल रिव्यू करने की कोई पावर नहीं है, वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ कोर्ट को ही दी है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन constitutional validity of any administrative action as well as legislative provision and strike it down if not found in accordance with the constitutional provision.
जो जुडिशल रिव्यू का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव प्रोविज़न को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा, मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग नहीं मिले तो। नेक्स्ट, which one of the following statements is correct? The principle of judicial review is part of the basic feature of the Constitution of India, but it has been held by the Supreme Court. कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जुडिशियल रिव्यू एक मेन पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया था। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन आल्सो बी वेस्टेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स with regard to matters for which they have been created। जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पर भी वेस्ट हो सकती है अगर वो खुद ही कोई मैटर क्रिएट कर देते हैं तो। नेक्स्ट, which one of the following statements is correct? An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a high court in the territory of India if the high court certifies under Article 134A that the case involves a substantial question of law of जनरल इम्पोर्टेंस। अगर कोई क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और जनरल इम्पोर्टेंस का है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन मीन्स कोई डिस्प्यूटेड कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन या कोई डिसीजन तक नहीं पहुंचा, ऐसा क्वेश्चन, तो उसकी अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर के बाद भी, सिविल प्रोसीडिंग हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, within the territory of India। Next, when the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, though the duties of his office shall be performed by any judge of the Supreme Court appointed by the President of India। अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट खाली रह जाती है या वो किसी रीज़न से एब्सेंट होते हैं या किसी भी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ऑफिस में, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जज सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, द लॉ declared by the Supreme Court is binding on all courts within the territory of India, but the Supreme Court is not bound by its own decisions, was held by the Supreme Court itself in Bengal Immunity Company Limited versus State of Bihar में। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ डिक्लेयर होते हैं और सभी कोर्ट उसके लिए बाइंड होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डिसीजन के लिए बाइंड नहीं होता है। ये फाइंड आउट हुआ था बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। इसमें जो है ये एक लैंडमार्क जजमेंट था रूल ऑफ मिसचीफ और पर्पजिव कंस्ट्रक्शन का, इसमें अप्लाई हुआ था। इसमें ऑल इंडिया में सेल थी और टैक्स बिहार में ही पे करने को दिया गया था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हाई कोर्ट हैज़ ज्यूरिडिक्शन टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो जो इसी में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती हैं उनमें पनिश कर सकता है। इशू सर्टेन रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और फॉर अदर पर्पसेस, और रिट्स भी इसमें इशू सकती हैं जो फंडामेंटल राइट को के एनफोर्समेंट के लिए होती हैं और दूसरे पर्पसेस के लिए। नेक्स्ट, क्यूरेटिव पिटिशन में बी एंटरटेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। क्यूरेटिव पिटिशन जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इन सिचुएशंस में लग सकती हैं। व्हेन ए जज ऑन द बेंच हैविंग हर्ड द मैटर डिड नॉट डिस्क्लोज हिज कनेक्शन विद द सब्जेक्ट मैटर। जब जज किसी बेंच में सुनते हैं किसी मैटर में और अपने इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई कनेक्शन डिस्क्लोज नहीं करते हैं। द पिटिशनर फाइलिंग द पिटिशन वाज नॉट ए पार्टी बिफोर द कोर्ट बट
हैज़ सफर्ड द ग्रेव प्रेजुडाइज बाय द सिटीजन। और डिसीजन, अगर पिटिशनर किसी डिसीजन से ग्रेव प्रेजुडाइज मतलब जो उसे बहुत नुकसान पहुंच रहा हो, तब वो दोबारा उसे क्यूरेटिव पिटिशन लगा सकता है। द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द क्यूरेटिव पिटिशन हैड बीन एजिटेटेड इन द रिव्यू पिटिशन विच वाज डिसमिस्ड इन सर्कुलेशन। जो रिव्यू पिटिशन में जो हुआ था वो अगर डिसमिस हो गई है तो उस ग्राउंड पे भी क्यूरेटिव पिटिशन लग सकती है। नेक्स्ट, which constitution amendment act relating to appointments of judges came for consideration of the Supreme Court and was struck down, being in violation of the basic structure doctrine of the Constitution of India? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था? वो 99th अमेंडमेंट था, जिसमें कि जजेस के अपॉइंटमेंट की उससे रिलेटेड बातों की मतलब बात की गई थी। अगर उनके किसी राइट का वायलेशन होता है तो। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पिक अप द करेक्ट कोड। Statement 1. The power of High Court to issue writs under Article 226 is wider than the power of Supreme Court under Article 32. जो हाई कोर्ट की में रिट करने की पावर होती है 226 आर्टिकल में, वो सुप्रीम कोर्ट की 32 आर्टिकल से ज़्यादा वाइडर होती है, उसमें ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती हैं। स्टेटमेंट 2. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रिट्स ओनली फॉर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगती है उसमें 32 में वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को के वायोलेशन पर लगती है। वेयर एज जबकि द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन बी इन्वोक्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड एज वेल एज लीगल राइट। और जबकि जो हाई कोर्ट की पावर है 226 में, उसमें फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट की भी बात होती है, उसी तरह से लीगल राइट्स की भी होती है। बोथ द स्टेटमेंट्स, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट, which one of the following statements is not correct? नेक्स्ट, इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट नहीं पढ़ते हैं, करेक्ट वाले पढ़ते हैं। बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड। दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड रख सकते हैं। द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज डिसाइडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 217 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हाई कोर्ट के जज की एज है वो इस प्रोविज़न के अंडर डिसाइडेड होती है। नेक्स्ट, द ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के एक या एक से ज़्यादा स्टेट भी हों चाहे, तो उन्हें सुना जाता है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. Vineet Narayan versus Union of India continuing mandamus। इसमें मैंडामस की रेट लगी थी। विनीत नारायण एक जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट थे। ये जैन हवाला केस था जिसमें कि डायरी मिली थी 2, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन CBI ढूंढा गया था। नेक्स्ट, बी, कनु सन्याल वर्सेस DM दार्जिलिंग। ये अनलॉफुल डिटेंशन का केस था जिसमें कि हिबियस कॉर्पस लगी थी 32 में। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा।
ये वही केस है क्यूरेटिव पिटीशन का जो जिसमें कि म्यूचुअल कंसेंट से मैरिज डिसॉल्व होने के जजमेंट के बाद क्यूरेटिव पिटीशन लगी थी। एल चंद्रा कुमार केस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का है, जिसमें कि ये बताया गया था कि ट्रिब्यूनल्स कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हाई कोर्ट का, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, which one of the following is not correct with regard to transfer of cases from the high court? इसमें नॉट करेक्ट नहीं देखते हैं, ट्रांसफ़र केसेस के हैं। केसेस इन्वॉल्विंग सेम और सब्सटेंशियली सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ शुड बी पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट एंड वन और मोर हाई कोर्ट्स। किसी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के और तो कोई केस पेंडिंग हो तो सुना जाता है। एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफ़र शुड बी फाइल्ड बाय अटॉर्नी जनरल और एनी पार्टी ऑफ द केस। अगर अटॉर्नी ऑफ जनरल अपने ट्रांसफ़र के लिए कोई एप्लीकेशन देते हैं तो वो भी सुनी जाएगी, और या कोई पार्टी उस केस में। ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑन इट्स ओन इज सेटिस्फाइड दैट सच क्वेश्चन इज़ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस। अगर ट्रांसफ़र भी सुना जाता है कि अगर कोई जनरल इम्पोर्टेंस का क्वेश्चन हो, ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है बाय सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड हो। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जुडिशियल रिव्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट, consider the following statements. The power of high courts under Article 226 of the Constitution of India are wider than those Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India. जो हाई कोर्ट की पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 226 वो सुप्रीम कोर्ट की पावर से ज़्यादा वाइड हैं। बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव कॉन्करेंट पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स। जो हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट हैं वो उनकी कॉन्करेंट पावर है, मतलब समावर्ती पावर जिसे कहते हैं, समवर्ती पावर, कि वो फंडामेंटल राइट्स के लिए दोनों ही सुन सकती हैं। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस the Supreme Court has observed that if the Supreme Court and High Court both were in the thought of as a brother in the administration of justice, the High Court has larger jurisdiction but the Supreme Court still remains the elder brother। कौन से केस में ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं दोनों ब्रदर्स की तरह हैं जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, जबकि हाई कोर्ट्स बड़ा जुरिडिक्शन माना जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट बड़े भाई की तरह से रहेगा हाई कोर्ट के साथ। ये तिरुपति बालाजी डेवलपर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में फाइंड आउट हुआ था। ये तिरुपति बालाजी के केस में बिहार में, उसमें अर्बन प्लानिंग का केस था ये, जिसमें रोड सैनिटेशन ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्पेशल लीव पिटीशन लगाई गई थी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द हाई कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन टू पनिश फॉर इट्स contempts, issue certain writs for enforcement of fundamental rights for other purposes। हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो कंटेम्प्ट को अपनी ही, मतलब जो अपनी ही कोर्ट में कंटेम्प्ट होता है उसमें पनिश भी कर सकता है, और इसमें फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए रिट भी इशू की जा सकती है फॉर अदर पर्पस भी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्लियामेंट
can extend but cannot curtail the jurisdiction of power and power of the Supreme Court. पार्लियामेंट किसी चीज़ को एक्सटेंड तो कर सकता, मतलब बढ़ा तो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को और उसकी पावर को कर्टेल नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता है. नो डिस्कशन कैन टेक प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़. जब कोई सुप्रीम कोर्ट के जज डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनके कंडक्ट के विषय में कोई भी डिस्कशन नहीं होता है. बाद में अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट अपीयर और प्लीड इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कोई भी रिटायर्ड जज किसी सुप्रीम कोर्ट में किसी प्लीडिंग में या फिर किसी अथॉरिटी के सामने इंडिया की टेरिटरी में नहीं दिखाई मिलेंगे, अपीयर नहीं होंगे. मतलब The salaries and allowances of the Supreme Court are fixed by the Constitution and charged on the Consolidated Fund of India. जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो फिक्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो उनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसमें से. नेक्स्ट, द रियल पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट इज दैट they are constitutional courts and only for the purpose of jurisdictional hierarchy subordinate to the Supreme Court of India. जो हाई कोर्ट की जो रियल पोजीशन है वो ज्यूरिडिक्शनल हेयरार्की के हिसाब से सबऑर्डिनेट, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंडर हाई कोर्ट्स होती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, फिर ट्रिब्यूनल्स होते हैं. मतलब ये हेयरार्की है, मतलब वंश है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट लॉ का. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू इशू रिट इज़ नैरोअर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की पावर रिट इशू करने के मामले में हाई कोर्ट से कम नैरो पावर है सुप्रीम कोर्ट की. अ सिटीजन इज़ फ्री टू अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स एज ही चूज व्हेन एवर हिज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. सिटीजन फ्री हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को चुनते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने के पर, या हाई कोर्ट को चुनते हैं. द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट द इंडिया. सुप्रीम कोर्ट के जो डिक्लेयर किए हुए लॉ हैं उनसे इंडिया के सारे कोर्ट बाइंड होंगे, वही लॉ चलेंगे. नेक्स्ट, what is the correct chronological sequence of the following advisory opinions given by the Supreme Court under Article 143 of the Constitution of India? Next, in Delhi Laws Act केस, इसमें जो है स्टेट में जो ए स्टेट होती हैं और सी स्टेट होती थी, तो सी स्टेट के लॉ लेकर उनको दिल्ली के लिए मतलब अमेंड करके रेस्ट्रिक्शन के साथ या एक्सटेंड करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक्सटेंड और रेस्ट्रिक्शंस एंड मॉडिफिकेशन के साथ दिल्ली जैसे लॉ बनाएंगे. इन बेरुबेरी केस में प्रीएम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया पाकिस्तान की टेरिटरी पर विवाद का केस था जिसमें पार्लियामेंट डायरेक्टली कोई पावर नहीं रखती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करके कुछ किया जा सकता है. नेक्स्ट, इन द सी कस्टम्स एक्ट, इसमें जो है सेंट्रल एक्साइज एक्ट उन सामान पर अप्लाई होगा जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं. द स्पेशल कोर्ट रेफरेंस केस, इसमें अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 1 में चाहे स्पेशल कोर्ट बिल हो या फिर लॉ और फैक्ट का कोई क्वेश्चन हो, प्रेसिडेंट अगर रेफ़र करेंगे तभी इस पे कोई एडवाइस दी जाएगी, नहीं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा. थैंक्स.